अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन एटमॉस्फेयर के बारे में और उसके बाद एटमॉस्फेयर से कुछ लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम उनको डिटेल में देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को। तो अगर हम सिंपली बात करें हमारी इस अर्थ की, बेटे हमारी अर्थ बेसिकली 4 नेचुरल सिस्टम की वजह से चल रही है, काम कर रही है, वर्किंग में है। उन 4 नेचुरल सिस्टम्स में एक है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हमारे इस अर्थ सरफेस पे जो भी लिविंग बॉडीज़ हैं, आप 9th में बढ़ चुके हैं बायोलॉजी वाले लोग, वो सारे मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। जबकि हमारी ज़मीन पे आपको पता है 29% जो एरिया है वहाँ पानी नहीं है और वो मिलके बनाते हैं लिथोस्फीयर। जबकि हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें 71% वाटर है अर्थ पर, तो वो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, कैनाल हैं, स्ट्रीम, ओशन, वो सारे मिलके हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। जबकि जो एटमॉस्फेयर है इसको हमने यहाँ डिटेल से डिस्कस करना है। हमारे इर्द गिर्द जो भी बेसिकली एयर है, गैसेस का मिक्सचर और एक इन्वेलप सा बना के इसने हमारे अर्थ सरफेस को सराउंड किया हुआ है, उसे हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर है क्या चीज़। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इन गैसेस ने एक इन्वेलप की फॉर्म में हमारी अर्थ सरफेस को सराउंड किया है। इसमें मेनली जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये 9th में भी आपने पढ़ रखा है, आर्गॉन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो नाइट्रोजन है दैट इज 78.09%, जबकि जो ऑक्सीजन है ये है 20.94% और आर्गॉन गैस जो कि एक नोबल गैस है, इसकी 0.93% है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.032.04%। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही कम कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये जो CO2 की कंसंट्रेशन है तो बहुत ही कम, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अर्थ सरफेस के लिए, अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा रोल है कि इसने हेल्प की है टेम्परेचर मेंटेन करने में। ये इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। अब इन 4 लेयर्स को जो डिवाइड किया गया है, या जो एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया है 4 लेयर्स में, बेसिकली क्राइटेरिया क्या रखा गया है, टेम्परेचर डिफरेंस के बिहाफ। यानी कि जैसे ही हम अर्थ सरफेस से अपवर्ड मूव करना शुरू करेंगे तो ये जो भी एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये सारे का सारा कहलाएगा एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अपवर्ड मूव करते जाएंगे 0 किलोमीटर टू ऑनवर्ड 10, 15, 20, 2500, इस तरह से अगर हम मूव करते जाएंगे तो जो किलोमीटर की रेंज है इसमें कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर चेंज दिखाई देता है। टेम्परेचर कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। इस लिहाज पे हमने जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड कर रखा है 4 लेयर्स में। सबसे पहले लेयर बेटे जो एटमॉस्फेयर की है वो है ट्रोपोस्फेयर, कि जिसमें अगर आप देखें 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है अप टू -58। यानी कि यहाँ हमें चीज़ देखने को मिली कि ट्रोपोस्फेयर जो कि फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इस रीजन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और इसको हम कंसिडर किया करते हैं फ्रॉम, चूँकि पहली वाली लेयर है तो हम इसको शुरू करते हैं 0 से 0 टू अप टू 12 किलोमीटर्स। ये है जी ट्रोपोस्फेयर। अब 0 से 12 किलोमीटर तक की जो रेंज है अर्थ सरफेस से अपवर्ड, ये 0 टू 12 किलोमीटर की रेंज टोटल कहलाएगा ट्रोपोस्फेयर, जिसमें टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से कम होता 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 -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्यों होता है ऐसा, वो भी इंशाल्लाह आज के हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, जो
जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है, जिसमें हम देखें तो जो ट्रोपोस्फीयर में -58 तक था टेम्परेचर, वो -58 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता हुआ 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यानी कि जो सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, इस लेयर में हमें टेम्परेचर में इंक्रीज दिखाई देता है। और इसकी रेंज जो हम कंसिडर किया करते हैं, ये 12 बैंड हो रहा था तो हम इसको कंसिडर किया करते हैं 12 से ऑनवर्ड अप टू 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम देखें जो एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है, उसको हम नाम दिया करते हैं मेसोस्फीयर का। और यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका था, और यहाँ टेम्परेचर दोबारा से एक बार हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होते 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 -93 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें, इसके नाम से पता चल रहा है, थर्म हम आमतौर पर कहा करते हैं हीट एनर्जी को, हीट को, तो यहाँ पे हमें ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई देता है। जबकि ये जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर है, इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल है हमारे बुक में, हम इंशाल्लाह उस पर आगे जाकर भी बात करेंगे। जबकि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बारे में यहाँ सिंपल जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया, आगे की कोई डिटेल यहाँ नहीं पड़ेगी। ये जो भी हम बात करेंगे ये MCQ में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जो एटमॉस्फेयर है उसका मैक्सिमम जो मैस है अप टू 99% तक मैस, हमने बात की कि जो एटमॉस्फेयर है उसका 99% मैस फर्स्ट 30 किलोमीटर्स की रेंज में ही है। यानी कि हमें यहाँ से ये चीज़ देखने को मिली कि लेट्स सपोज कि अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये इससे हम अपवर्ड मूव करें अप टू 30 किलोमीटर तक, तो एटमॉस्फेयर का 90% मैस इसमें ही कवर हो चुका होगा। 90% मैस जो है वो इसमें ही आएगा। जबकि अगर हम उस 99% मैस फर्स्ट 30 किलोमीटर्स में है, अगर उस 99% मैस में से भी हम टोटल में से 75% मैस देखें तो वो फर्स्ट 11 किलोमीटर्स में आ जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे यहाँ कि ट्रोपोस्फीयर होता है 0 to 12 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का 75% मैस तकरीबन किस में लाई करता है, ये ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। अगर हम बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर की, तो ट्रोपोस्फीयर में मेनली अभी हमने यहाँ लिखा है, मेनली जो हमें गैसेस दिखाई देती हैं एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये दोनों गैसेस मिलके एटमॉस्फेयर का टोटल 99% बनाती है। तो ज़्यादातर 99% करीब मैस जो है वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने ही बनाया, लेकिन इसमें स्मॉल क्वांटिटी है CO2 और वाटर वेपर्स। लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है टू मेंटेन टेम्परेचर। हमारे इस अर्थ सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन करने में CO2 और वाटर का, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन और आमतौर पर कहा करते हैं कि इनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। होता क्या असल में होता ये है कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ से वापस जाने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं CO2 और वाटर वेपर्स। अब जब अर्थ से वापस जाने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी इसमें, तो जिस वजह से क्या है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है किसी हद तक। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाएंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O और CO2 जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो CO2 और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम स्टूडेंट्स इस तरह सोचें कि CO2 और वाटर वेपर्स ने एब्जॉर्ब किया था IR को, तो टेम्परेचर मेंटेन कर रखा था। अब जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने भी कहा कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो बेटे जब इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है
तो यकीनन इनकी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी कम होती जाएगी, जिस वजह से जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा पर किलोमीटर। अभी हमने बात की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से जो ग्रेजुअली है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है, तो हमने इसमें यही लिखना होता है कि जो है CO2 है और वाटर वेपर्स वो ज़मीन से वापस जाने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, सूरज से आने वाली रेडिएशंस होती हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस होती हैं, जबकि ज़मीन से वापस जाने वाली यहाँ तक आते आते उनकी एनर्जी कम हो चुकी होती है और वो UV अल्ट्रावायलेट से कन्वर्ट हो चुकी होती है IR इंफ्रारेड रेडिएशंस में। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को CO2 और वाटर वेपर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 और वाटर वेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से ये टेम्परेचर क्या करते हैं मेंटेन। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो CO2 और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, जिस वजह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये ट्रोपोस्फेयर ही है, अगर हम बात करें कि किसी तरह का हमें अगर कोई चेंज दिखाई देता है वेदर में, इसी तरह का अगर हमें कोई वेदर में चेंज दिखाई देता है तो भी वो ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। इवन दो इसी तरह के अगर हमें कोई मूवमेंट दिखाई देता है लाइक एरोप्लेन्स वगैरह, तो वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। नेक्स्ट हम साथ ही डिस्कस करेंगे मेरे स्टूडेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर को। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में भी हमें बात करनी है कि इस रीजन में, इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम -58 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, और साथ में हमने ये बात की है कि इसके टेम्परेचर इंक्रीज होने की बेसिक वजह क्या है कि इस लेयर में या इस रीजन में जो है वो ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन का ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन का आपको पता है ये ऑक्सीजन का एरोट्रोपिक फॉर्म है, जिसे हम O3 मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो हमें आसमान दिखाई देता है असल में ब्लू कलर में, बेसिकली वो ओजोन गैस ही है। तो अगर हम इस स्ट्रेटोस्फेयर को 3 रीजन्स में फर्दर डिवाइड कर लें, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मिड और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, तो जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें हमें दिखाई देती है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। क्यों डिकम्पोजिशन होती है? इसमें होता ये कि जो सूरज से आने वाली हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। अब ओजोन का काम क्या है? इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। सूरज से आने वाले हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? इनको एब्जॉर्ब करती है ओजोन गैस। अब जिससे होता क्या है कि वो जो ओजोन मॉलिक्यूल है, जैसे ही वो इन हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो ग्रेजुअली उनके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन। तो इस रीजन में हाई एनर्जी की वजह से हमने कहा कि हमें यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करें मिड स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ तक आते आते वो जो सनलाइट की एनर्जी थी, वो जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस थी, वो अब उनकी एनर्जी हो चुकी होती है लो। तो अब वो जो लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो यहाँ बिहेव करती हैं, हेल्प करती हैं एज एन एक्टिवेशन एनर्जी, और दोबारा से डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करने में हेल्प करती हैं, जिससे दोबारा से फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होती है। तो हम यहाँ लिखा करते हैं, बता सकते हैं कि ये वो रीजन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होगी। अब इस दौरान क्या होगा कि डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लो एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे O3 में, और इस रीजन में हमें दिखाई देंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। जबकि जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ तक आते हुए जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनकी एनर्जी
वेरी लो हो जाती है। अब एनर्जी चूँकि बहुत कम हो जाती है, इस वजह से हमें इस रीजन में ना तो किसी तरह की कोई ओजोन डिकम्पोजिशन दिखाई देती है और ना ही ओजोन फॉर्मेशन। जबकि यहाँ पे जो ओजोन फॉर्मेशन हुई है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए कि जिसमें एनर्जी जो है वो आमतौर पर रिलीज होती है। अब अगर आप गौर कर बैठे तो इस रीजन में दोनों स्टेप्स में यहाँ जो हमने बात की है, बार बार जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स वाई यहाँ जो है वो टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू होता है और -58 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता होता वो 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। कोई बात ना आपको समझ आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके या नीचे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।